What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए, कल मैंने आप लोगों को नेशनल इमरजेंसी का सफ़र कराया, किस तरीके से हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे, क्या क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके से उसको हटाया जा सकता है और कितनी बार पास्ट में लग चुकी है। तो ये सारे प्रोविज़न हमने कल वाले लेक्चर में देखे। आज मैं आप लोगों को स्टेट इमरजेंसी के ड्यूरेशन पे लेके चलूंगा। यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि इस प्रोविज़न को कितना ज़्यादा वॉयलेट किया गया है। स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं और इसी को हम एक अलग नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो ये सारे इसी के नाम है। तो जिसको B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा बोला गया था कि इस आर्टिकल को कभी भी यूज नहीं किया जाएगा, ये डेड लेटर रहेगा, वो सबसे बड़ा वेपन बन गया सेंटर का। और सेंटर ने उसको अलग अलग तरीके से यूज किया अलग अलग टाइम पर स्टेट के खिलाफ में, जिसको B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था कि इसको कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। तो किस तरीके से उसका यूज किया गया है, क्या क्या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, वो सारी बातें आज आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो लक्ष्मीकांत का हम 16वां यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी देखी थी। अब नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, इसमें हम लोग देखेंगे स्टेट इमरजेंसी किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। अगर टाइम बचेगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी देख लेंगे, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से कवर करूंगा। देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा पर लेकिन एक एक प्रोविजन आप लोगों का क्लियर होकर चलेगा। ठीक है, तो एक एक प्रोविजन में आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा और इसी तरीके से सही भी है क्लियर करना चीजों को, वरना फिर माइंड में क्लियरिटी नहीं रहेगी। पता चला सारा सिलेबस भी कर लिया और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा, जिससे कि आप कभी भी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट उससे कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहे, कंप्लीट क्लियरिटी रहे, अगर आपने लेक्चर सुन रखा है तो। ओके, तो आइए अब आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोगों को कल भी बताया था, जो इमरजेंसी के प्रोविजन है वो यहाँ पर 18 है। ये पार्ट 18 है यहाँ पे। कल ये उसकी वजह से थोड़ा सा जो पीडीएफ बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो 5 का अंक होता है, जो वी है यहाँ पर, ये गायब हो गया था और वो 13 लिखा हुआ आ रहा था। तो ये 18 है, याद रखेगा। स्कोर 352 से 360 के बीच में है। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कोई भी मिस्टेक्स होती हैं पीडीएफ में या कहीं भी पाई जाती हैं तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता दिए कीजिए, जैसे आप लोगों ने कल बताया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको करेक्ट कर लेंगे अच्छे से। ओके, तो यहां पर बात करेंगे आज हम प्रेसिडेंट रूल की। मतलब प्रेसिडेंट रूल कर रहा है, यहां पर जो गवर्नर होता है वो रूल नहीं कर रहा है। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, कैसी कंडीशन बन जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन रखे हुए हैं, जिसके बेस पर हम बोल देते हैं कि गवर्नर का जो रूल होता है वो यहां पर इंप्लीमेंट हो जाता है। इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। एक तरीके से प्रेसिडेंट रूल नाम के लिए बोला जाता है, गवर्नर रूल करता है बिहाफ ऑफ द सेंटर में। ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट का नुमाइंदा गवर्नर रहता है और वो रूल करता है वहां पर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का ओनली नाम रहता है। आप लोगों ने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे जितने काम करती है प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं, पर लेकिन करता कौन है रूल, रियली में करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो प्रोविजन जो रखे गए हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल 35 में ये ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान रखे, उसके जो भी काम कार्यकलाप चल रहे हैं किसी भी स्टेट में, जो भी वो काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी चलाए और अपने हिसाब से काम करते रहे। ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की माननी चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानता है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का वो माना जाता है कि यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, उसने ढंग से काम नहीं किया है और वो फेल हो गई है। ठीक है, तो ये इस तरीके की कंडीशन भी यहां पर हो जाती है। तो जो इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है जब प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है, पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है और हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। तो जब इस तरीके की कोई भी कंडीशन बनती है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल भी उसको बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी इसी को बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं चल रहा है। यहां पर जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और फिर इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 के बाद। तो यहां पर जो चीजें लिखी गई थी कि स्टेट का जो रूल है वो इस तरीके से होना चाहिए, जो प्रोविजन यहां पर रखे गए हैं, पर लेकिन स्टेट रूल उस हिसाब से नहीं कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी यहां पर आ गई। ओके, तो तीनों वर्ड इसी के लिए यूज किए जाते हैं, तो माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। ओके, तो प्रेसिडेंट रूल दो तरीके से लगाया जा सकता है। तो ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 356 में। ठीक है, तो ये 356 में ये बातें लिखी गई हैं कि दो तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, दो कारणों की वजह से। एक तो 356 में ही मेंशन है एक कारण, तो ठीक है, इटसेल्फ इन 356 356 में, और दूसरा है 365 में। तो एक 356 में मेंशन है और दूसरा 365 में मेंशन है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपके माइंड में अब यहां पर क्लैरिटी आएगी।
तो आप देखिए यहां पर क्या क्या दोनों ग्राउंड है। यहां पर दोनों ग्राउंड के बारे में बात की गई है, एक तो 356 में होता है और एक 365 में होता है। तो जो 356 की बात की जाती है, वहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मेंशन है उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो यहां पर ये वाली इमरजेंसी लगा दी जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये वाली इमरजेंसी लगा दी जाएगी। तो ये वाली इमरजेंसी लगाने के लिए एक कंडीशन और है, यहां पर बातें बोली गई है कि देखिए गवर्नर को रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि ये यहां पर वर्क नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि गवर्नर की रिपोर्ट से ही काम चलेगा। अगर गवर्नर रिपोर्ट भी नहीं ले रहा है तब भी प्रेसिडेंट इसके ऊपर एक्ट कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। एक तो ये हो गया 356 की बात। ठीक है, 365 में क्या होता है, 365 में होता है अगर कोई भी बात बोली जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट उसको मान नहीं रही है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपने मुहार चल रही है, उस टाइम पर भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं कि यहां पर जो काम करना है स्टेट गवर्नमेंट को वो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। कुछ काम ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से करने चाहिए, तो अगर वो उसको फॉलो कर नहीं चल रहा है तो उस टाइम पर 365 के हिसाब से इमरजेंसी लग जाएगी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, दोनों में क्लैरिटी रखनी है। यहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, जो सारे प्रोविजन है उसके बेस पर, और यहां पर है कि जो सेंट्रल ने डायरेक्शन दिया उसके बेस पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बना के रखा है, सारी सिचुएशन खराब कर रखी है, तो उस टाइम पर इसको लगाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी तरीके से। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात की जाती है। अब स्टेट इमरजेंसी को किस तरीके से अप्रूव किया जाता है और किस तरीके से हटाया जाता है वो सारी बातें यहां पर आप लोग देखेंगे। कल भी हम लोगों ने ये बातें डिस्कस की थी। तो यहां पर जो 2 महीने हैं, ये मैंने ज्यादा बड़े अक्षर इसलिए बनाए क्योंकि जो 2 महीने थे, कल वाले लेक्चर में हमने देखा था जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती थी तो वहां पर भी पहले 2 महीने ही थे, उसको घटा के 1 महीना कर दिया गया था। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत यह किया गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो यहां पर क्या बात बोली गई है कि प्रेसिडेंट रूल अप्रूव होना चाहिए बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 2 मंथ्स। तो 2 महीने के अंदर में इसको अप्रूव करना है। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 2 महीने के अंदर आप लोगों को अप्रूव कराना है प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसों के द्वारा। ओके, तो ये बात बोली गई है। और देखिए इसके बाद में फिर वही कंडीशन जो कल हमने देखी थी वही बात यहां पर बोली गई है कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर कुछ भी कंडीशन ऐसी बनती है कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस टाइम पर ये 30 दिन के लिए, जब से लोकसभा फिर से रिकंस्ट्रक्ट की जाएगी उसके बाद में 30 दिन के अंदर अंदर उनको जब पहली सिटिंग होगी उससे पास कराना है और फिर बाद में उसको राज्यसभा से पास कराना है। ठीक है, तो दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल वही वाली बात बोली गई है, बस 2 महीने चेंज कर दिया गया है, जो वहां पर 1 महीना था। यह बात आपको याद रखनी है, और कोई चेंज नहीं किया गया है। आगे देखिए क्या चेंजेस है फिर। अब यहां पे भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर दोनों हाउसेज के द्वारा पास कर लिया जाता है तो प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रहेगा 6 महीने तक। 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा यहां पर। ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है कब तक, 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ एवरी 6 मंथ। तो यहां पर 3 साल आप लोगों को ये टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को ढंग से याद है कल वाला लेक्चर, तो वहां पर कोई भी ऐसी टाइम लिमिट नहीं थी। वहां पर आप लोगों को हर 6 महीने में अप्रूव करना है, पर आगे टाइम लिमिट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहां पर, इनको याद रखना है। आगे जब फाइनेंशियल इमरजेंसी में वहां देखेंगे तो वहां पर तो 6 महीने भी नहीं होगा और कोई टाइम लिमिट भी नहीं होगी, तो दोनों ही चीजें खत्म है वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी में। ओके, यहां पर लेकिन 3 साल तक है मैक्सिमम। 3 साल भी तब है कि हर 6 महीने में आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। और वहां पर क्या था, नेशनल इमरजेंसी में यह था कि हर 6 महीने में आपको अप्रूव कराना पड़ेगा और कंटिन्यू कभी तक भी आप लोग कर सकते हैं। वहां पर टाइम ड्यूरेशन नहीं रखी थी, ऊपर वाली लिमिट नहीं रखी थी, जो यहां पर 3 साल रख दी गई है। ओके, और फिर डिसोल्यूशन की भी यही बात है। अगर देखिए लोकसभा यहां पर डिसोल्व हो जाती है इस टाइम पीरियड में, 6 मंथ के टाइम पीरियड में, तो फिर से वही कंडीशन लगेगी जो ऊपर हम लोगों ने की है। नई लोकसभा रिकंस्ट्रक्ट की जाएगी और जब उसकी फर्स्ट सिटिंग होगी उससे लेकर 30 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से वही बात यहां पर बोली गई है। आगे फिर आप लोगों को यहां पर याद रखना है, देखिए वहां पर हम लोग स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे थे जब लगाने की बात आती थी, और जब हटाने की बात आती थी तो सिंपल मेजोरिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, पर लेकिन यहां पर लगाने के लिए सिंपल मेजोरिटी यूज की जाएगी। ओके, और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था नया प्रोविजन। उसमें क्या किया गया था, उसने पावर जो है पार्लियामेंट की एक्सटेंड करने की इमरजेंसी वो बियॉन्ड 1 ईयर को बंद कर दिया था कि 1 ईयर तक उसको रखना है। एक्सटेंड करने की बात जब आती है तो उसको 1 ईयर से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब कंडीशन अगर 1 ईयर से ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो तब होगा अगर कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है,
तो तब उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया कि यहां पर इलेक्शन ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, उस टाइम पर अगर कोई कंडीशन बन रही है तो तब उसको इससे ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये दो प्रोविजन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसी कंडीशन है जिससे एक्सटेंड किया जा सकता है बाई 6 मंथ टाइम, जो ओनली, तो ये दो कंडीशन यहां पर आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नॉर्मली अब इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत बियॉन्ड 1 ईयर अगर इसको एक्सटेंड करना है तब की ये कंडीशन दे रखी है नीचे, तो दोनों आप लोगों को याद रखना है, ओके। और जब हटाने की बात आती है ये इमरजेंसी, तो यहां पर प्रेसिडेंट अपने आप इसको हटा देता है। यहां पर कहीं भी आप लोगों को नहीं है कि पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो किसी भी पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेसिडेंट के बोलने पर यहां पर इसको नॉर्मली हटाया जाएगा एनी टाइम, जब प्रेसिडेंट को लगे कि सिचुएशन और कंडीशन स्टेट में अब सही है, अंडर कंट्रोल है। अब आगे बात आती है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को इंप्लीमेंट करने के। वैसे कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को मैंने तब भी बताए थे जब सेंटर स्टेट रिलेशन की मैं बात कर रहा था, उस टाइम पर भी हमने ये सारी बातें देखी थी कि स्टेट की जो पावर होती है एग्जीक्यूट करने की, जो अथॉरिटी होती है वो सेंटर के हाथ में चली जाती है, स्टेट की खत्म हो जाती है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी हो जाती है और जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी हो जाती है, जो लेजिस्लेचर पावर होती है, उनकी लॉ बनाने की जो पावर होती है वही पार्लियामेंट उस टाइम पर रूल करता है। और इसके अलावा देखिए कई सारी और भी बातें यहां पर बोली जाती हैं कि प्रेसिडेंट को और भी पावर दे दी जाती है, जिस तरीके से कि कोई भी प्रोविजन है रिलेटेड टू द स्टेट या कोई भी प्रोविजन ऐसे हैं अथॉरिटी को सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये सारी पावर किसके अंडर में आ जाती है, ये सारी पावर आ जाती है प्रेसिडेंट के हाथ में, तो इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना है कि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर आ जाती है, तो यही बोला गया यहाँ पे, प्रेसिडेंट डिसमिस कर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेडेड की जाती है। तो स्टेट गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, तो स्टेट गवर्नर रूल करता है प्रेसिडेंट के बिहाफ में, ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर लेके आना है। और जो सेक्रेटरी होते हैं स्टेट के, ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से उनको चीजों को टैकल करके चलना है। तो ये सारी बातें यहां पर बोली जाती है, ओके। तो एक तरीके से बोला प्रेसिडेंट रूल जाता है, पर लेकिन जो सिचुएशन को हैंडल करता है ग्राउंड लेवल पे वो करता है गवर्नर। इसीलिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल, यही रीजन है कि इसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव, ये भी प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो पार्लियामेंट होती है फिर वो बिल और बजट वगैरह जो भी पास करना होता है वो पावर पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है। जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उस स्टेट को जो पावर होती है वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है कि किस तरीके से इसको टैकल करके चलना है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन होती है, स्टेटस होती है, पावर होती है, फंक्शन होती है स्टेट के जो हाई कोर्ट है, आप लोगों को ये याद रखना है, इसका प्रेसिडेंट रूल से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी स्टेट का हाई कोर्ट है, जैसे यहां पर राजस्थान का हाई कोर्ट दिखाया जा रहा है, तो किसी भी स्टेट का अगर हाई कोर्ट है, ठीक है, तो वहां पर कोई भी प्रोविजन नहीं पड़ेगा, इसका कोई इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के स्टेट का हाई कोर्ट कहां कहां है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं कि आप लोगों का स्टेट का कौन सा हाई कोर्ट है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पता होना चाहिए कम से कम अपने स्टेट के बारे में सारी बातें, ओके। तो यहां पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या स्टेटस होना चाहिए, क्या पावर है, क्या फंक्शन है हाई कोर्ट के, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल का। वो जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से अपना काम धाम करते रहेंगे। अगर प्रेसिडेंट रूल की मैं बात करूं, अगर आर्टिकल 356 की मैं बात करूं, तो उसको बहुत बार यूज किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर 356 ज्यादा बार यूज होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू 365। तो 356 के बारे में बोला जा रहा है यहां पर। तो 356 के बारे में जो बात की जा रही है, प्रेसिडेंट जो 100 टाइम्स इंप्लीमेंट किया गया आज तक, अगर देखा जाए तो एक साल में लगभग 2 बार बैठता है, एक एवरेज लगाकर, क्योंकि कई बार तो स्टेटों में रिपीटेडली इंपोज किया गया ये, ठीक है। तो ये एक तरीके से कई बार तो ऐसा है कि ऐसे भी आप लोग रीजन दे सकते हैं यहां पर कि मतलब चीफ मिनिस्टर का फेस पसंद नहीं आया मुझे, इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। मतलब पर्सनल रीजन की वजह से भी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। पॉलिटिकल तो था ही, पर्सनल रीजन भी अगर पसंद नहीं आ रहा है कोई चीफ मिनिस्टर तो तभी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, उसने कुछ ज्यादा बातें बोली, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया प्रेसिडेंट रूल को, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल किस एरिया में लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था ये सबसे पहले 1951 में। बी आर अंबेडकर जी ने बोला था कि यह आर्टिकल कभी यूज नहीं होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 में, और 1951 में ही प्रेसिडेंट रूल लग गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिसको डेड लेटर बोला था वो कितना डेडली वेपन बन चुका था यहां पर सेंटर के हाथों का, ओके। तो प्रेसिडेंट रूल वंस और ट्वाइस किसी न किसी स्टेट में लगा ही लगा है। सबसे ज्यादा हद तो यहां पे हो गई जब इमरजेंसी खत्म हुई 1975 में। तो 1975 में इमरजेंसी खत्म हुई, इमरजेंसी खत्म होने के बाद में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोरारजी देसाई जी। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या काम किया, 9 स्टेट ऐसे जिसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,
आते ही पहले उनमें प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया जिसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो फिर क्या किया ये, अब इसने तो अपना काम निपटा दिया सारा कि जो जो प्रेसिडेंट थे वहां पर उन पे इंपोज कर दिया रूल, ठीक है, पर लेकिन ये थोड़ी ना रुकने वाले थे। 1980 में कांग्रेस आई, उन्होंने सेम बदला लिया, जिसमें उन्होंने लगाया था फिर से उन्होंने उल्टा कर दिया काम, उन्होंने आके इनमें फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया आते ही। तो इस तरीके से खेला जा रहा था, फुटबॉल की तरह यूज किया जा रहा था इसको, जहां मन किया वहां लगा दिया, जहां मन किया वहां हटा दिया। तो इस तरीके से ये आर्टिकल यूज किया गया है पास्ट में, अगर आप लोग देख सकते हैं यहां पर। तो ये वही बात है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बी आर अंबेडकर जी ने इसको बोला था कि ये डेड लेटर है, ये आर्टिकल कभी भी 356 जो है यूज नहीं किया जाएगा, अगर यूज भी किया गया तो आखिरी में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको डेड लेटर बोला गया था, पर लेकिन ये डेड लेटर है वो डेडली वेपन बन गया सेंटर के हाथ का, जिसने स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करने लगे। जब भी कोई भी गवर्नमेंट डिफरेंट होती, अगर सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम किया गया। और ये आज फ्यूचर में, ये पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट में भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ आप लोगों को कई सारे ऐसे केस देखने को मिले होंगे, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा केस देखने को मिला, उत्तराखंड में ऐसा कुछ कुछ केस देखने को मिला। तो ये आज की डेट में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि पास्ट में यूज हुए हैं। इसके अलावा बात आती है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू की यहां पर बात आती है। तो बात आप लोग याद रखना कि देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी ये प्रोविजन आए इस तरीके, कोई भी अगर गलत काम किया गया इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, वो सारे काम सुधारे गए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू जो था 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1975 में ये बोल दिया कि कोई भी कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा अगर हम कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो, ओके। पर लेकिन जैसे ही जनता गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई जी के अंडर में, उन्होंने आते ही पहले इसको चेंज किया। उन्होंने बोला कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1978 में कि अगर प्रेसिडेंट जो सेटिस्फाइड, बोलते हैं कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है तो इंप्लीमेंट कर दो प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया और बोला उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, जिस बेस पे आप लोग बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो देखा जाएगा कि सेटिस्फेक्शन किस लेवल का है, ठीक है। तो उस लेवल का सेटिस्फेक्शन जुडिशरी के द्वारा देखा जाएगा। अगर जुडिशरी फिर सेटिस्फाइड है प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन से तो वो उसको कंटिन्यू करेगा, ओके। तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन अब जुडिशरी के सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड हो गया। ये सारी बातें निकल के कहां से आई, ये सारी बातें निकल के आई बोमई केस के द्वारा। जब भी बात आती है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की तो आप लोग ये केस हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस केस ने बहुत सारी गाइडलाइन दी जिसके बेस पर सेंट्रल और स्टेट को वर्क करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही बोली कि प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियल रिव्यू के अंदर लेके आना है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने रूल लगा दिया तो वो एक तरीके से पत्थर की लकीर हो गई, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जो प्रेसिडेंट आप लोग बोल रहे हैं ना, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो वो सेटिस्फाइड किस बेस पे होगा वो भी आप लोगों को चेक करना है। अगर उसके सेटिस्फेक्शन से कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके सेटिस्फेक्शन को साइड में रख दिया जाएगा, ओके। और सेंटर के ऊपर बर्डन डाला गया कि ये जो सेटिस्फेक्शन है ना आप लोगों को प्रूव करना है। आप लोगों को स्टेट के ऊपर बर्डन नहीं डाला गया है कि ये प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हुआ है, ये स्टेट को प्रूव करना है, ये सेंटर को प्रूव करना है, ठीक है। और अगर इस तरीके से देखिए, ये भी बात बोली गई थी कि वो कोर्ट को ज्यादा अंदर भी नहीं घुसना है। अगर एक बार पाया जाता है कि ये चीजें सेटिस्फाइड है कि हाँ सही है वो ग्राउंड, फिर करेक्टनेस वो नहीं देखेगा कोर्ट, ठीक है ना। कोर्ट इतने अंदर भी नहीं घुसेगा, तो कोर्ट को ओनली सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस देना है। अगर लगता है कि सेटिस्फाइड हो गया, भले ही वो गलत कंडीशन से, मतलब उसके अंदर जो प्रोविजन रखे गए हैं फिर सेटिस्फेक्शन के, उसमें कोर्ट नहीं घुसेगा, ओके। ये बात बोली गई है। तो कोर्ट पे ऊपर भी लिमिटेशन थोड़ी लगाई गई है, पर लेकिन यही बात है ना, देखिए सारी बात ये आती है, अगर कोर्ट को सारी पावर दे दी जाएगी तो फिर क्या मतलब रह जाएगा चीजों का, ओके। तो इसलिए इस पर भी फोकस दिया गया है। इसके अलावा क्या बात बोली गई है, इसके अलावा बात यह बोली गई है कि अगर कोर्ट ऐसा पाता है कि सेटिस्फेक्शन जो दिया गया है वो प्रूव नहीं हो रहा है, वो गलत कंडीशन पे है, तो कोर्ट क्या करेगा, जो डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट की गई है उसको फिर से रिवाइव कर देगा। फिर से स्टेट गवर्नमेंट अपना फंक्शन कर सकती है, फिर से स्टेट असेंबली जो है वो अपना फंक्शन कर सकती है, जिसको सस्पेंड किया गया था वो अपना काम स्टार्ट कर सकती है, ओके। तो ये बात बोली गई थी। और यहाँ पे एक टर्म्स और आप लोग देख सकते हैं, ये टर्म जो है ये है सेक्युलरिज्म। अगर कोई भी स्टेट किसी भी धर्म के प्रति अपना एक पर्टिकुलर रवैया दिखाता है कि एक धर्म को फॉलो करता है और दूसरे को नहीं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, इसको भी माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके बेस पर भी आर्टिकल 356 को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ओके। एंटी सेक्युलरिज्म अगर पॉलिसी कोई स्टेट लेकर चल रहा है तो, ठीक है। इसके अलावा ये वाली बात आप लोग कई बार देखने को मिलेगी, अगर कॉन्फिडेंस की बात आती है कि लेजिस्लेटिव को कॉन्फिडेंस शो करने की बात आती है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब असेंबली में जाकर उनको दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास में मेजोरिटी है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको सस्पेंड कर दिया उठा के
कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया बिना मेजोरिटी देखे कि मेजोरिटी है इनके पास में या नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको टाइम देना पड़ेगा कि उनको टाइम दो कि वो मेजोरिटी शो करे। अगर मेजोरिटी शो नहीं कर पा रहे उसके बाद में आप लोगों को कोई भी स्टेप लेना है। तो ये भी बात बोली गई है, पर लेकिन ये बात इंप्लीमेंट नहीं की जाती है आज की डेट तक भी, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा क्या बात बोली गई, इसके अलावा बोली गई कि 356 के अंदर जो एक्सेप्शनल पावर है वो ओकेजनली यूज नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा यूज करनी है, तो ओकेजनली यूज करनी है जब जरूरत पड़े। अब दिख रहा है कि ऐसी स्पेशल सिचुएशन बन गई है कि इनको यूज करना पड़ेगा, तो उस टाइम पर इनको यूज करना है अपने मन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि जब मन किया इसको यूज कर लिया, तो उस पर आप लोगों को कंट्रोल लगाना पड़ेगा, वरना कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चले थे, देखिए हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो फेडरलिज्म का है, जिसको संघवाद का ढांचा कहते हैं। उस संघवाद के ढांचे का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप अपनी मनमानी से आर्टिकल 356 का यूज करेंगे, तो जो कि आज तक यूज होते हुए आ रहा है, तो आपको आर्टिकल 356 पर रोक लगानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग बताइए अपने अपने स्टेट के बारे में कि आपके स्टेट में किस किस टाइम पर आर्टिकल 356 का इंप्लीमेंटेशन किया गया है। ठीक है, आप लोग बुक पढ़ रहे होंगे लक्ष्मीकांत, उसमें सारे आंसर दे रखे हैं, आप लोग उसको उठाकर देख सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, अगर लगा है तो कितनी बार लगा है। आप लोग टाइम ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं कि 56 में लगा है, 57 में लगा है, 65 में लगा है, 67 में लगा है, 70 में लगा है, 75 में लगा है। जब भी आपके स्टेट में लगा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। इससे पता रहेगा कि आपके स्टेट की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होगा उससे। ठीक है, तो उससे आपके माइंड में और क्लैरिटी आएगी अपने स्टेट को लेकर। कल मैंने आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो इमरजेंसी का प्रोविजन किससे लिया गया है, तो वो जर्मनी से लिया गया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे अब सस्पेंड नहीं किए जा सकते, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है। ठीक है, इसके अलावा 5th लोकसभा थी, 5th लोकसभा थी जब 1975 में इमरजेंसी को इंप्लीमेंट किया गया था। तो ये आप लोगों को इससे कल क्वेश्चन पूछे थे मैंने। और देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें आप लोगों को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा मैं, क्या कंपेयर किया जा सकता है स्टेट इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में और फाइनेंशियल इमरजेंसी पर, और कौन कौन सी इमरजेंसी कब कब लगी है। तो आगे आने वाला लेक्चर आप लोगों के माइंड में इतनी क्लैरिटी लाएगा कि आप लोग तीनों इमरजेंसी में एक क्लियरिटी निकाल पाएंगे, जिससे कि आप लोगों को पता रहेगा कि कौन सी कब इंप्लीमेंट की गई और कौन कौन सी के क्या क्या प्रोविजन है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, और उसके साथ में मैं हर एक प्रोविजन में क्लैरिटी लेके आऊंगा, लेकर स्टार्टिंग वाले लेक्चर से, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है उसका भी पार्ट कवर करते हुए आपके माइंड में क्लैरिटी लेके आऊंगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत न हो। और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा मैं कल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन भी इससे, जो इमरजेंसी वाला चैप्टर है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कल देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। और हाँ, कल वाले लेक्चर के बाद में आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। देखिए चीज़ों को शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे कि दूसरों का भी फायदा हो जाए। ओके, और चीज़ें लाइक किया कीजिए, अगर पसंद आता है तो, नहीं पसंद आते तो डिसलाइक किया कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।